हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जातियों का नामकरण। फिर देखते हैं जातियों का नामकरण। वैज्ञानिक नाम वर्गीकी विज्ञान की भाषा में ये नाम है। जब कोई भी वर्गीकी विज्ञ किसी जंतु समूह की पहचान करके उसका वर्णन करता है तो वह उस जंतु समूह को एक उचित वैज्ञानिक नाम देता है और उसी एक वैज्ञानिक नाम से वह जंतु समूह सब जगह जाना जाता है। इस कार्य में जंतुओं के सामान्य प्रचलित नाम उपयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि एक ही जंतु को संसार के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग स्थानीय देशों नामों से जाना जाता है। उदाहरणार्थ, साधारण घरेलू चिड़िया को हम लोग गौरैया, अंग्रेज स्पैरो, जर्मन हास्परलिंग और हॉलैंडवासी मूस, स्पेनवासी गोरियन, जापानी सुजून तथा पुर्तगाली पर्डल कहते हैं। इतना ही नहीं, एक ही नाम को भिन्न भिन्न प्रकार से जंतुओं के लिए भी प्रयोग करते हैं, जैसे अर्थवार्म एवं एस्केरिस दोनों को साधारणतः केचुआ कहा जाता है। इसके विपरीत एक जंतु जाति या जंतु समूह को सिर्फ एक ही विशिष्ट वैज्ञानिक नाम के द्वारा जाना जाता है। जैसे गौरैया को संसार के प्रत्येक भाग में पैसा डोमेस्टिक कस ही कहा जाता है और सभी पक्षियों को एविज कहा जाता है। द्विनाम पद्धति। सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति की व्यवस्था का प्रयोग किया। इसके लिए उसने लैटिन भाषा अथवा लैटिन भाषा के स्वरूप शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के 10वें संस्करण में जंतु और पौधों की जातियों के नाम द्विनाम पद्धति के अनुसार लिखे और उसी पद्धति का आज भी अनुसरण किया जा रहा है। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक जाति को दोहरा नाम दिया जाता है, अर्थात प्रत्येक जाति के नाम में दो नाम होते हैं। ऐसे नाम में प्रथम नाम उसके वंश को तथा दूसरा नाम उसकी जाति को प्रकट करता है। उदाहरण के लिए शेर, बाघ और तेंदुआ को क्रमशः पैंथेरा लियो और पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पार्डस नाम दिए गए हैं। इन तीनों जंतुओं के नाम के समान रूप से प्रयोग किया गया पैंथेरा इन जंतुओं के वंश का नाम है, जबकि लियो, टाइग्रिस एवं पार्डस इन जंतुओं के जातिगत नाम है। वंशागत का प्रथम अक्षर अंग्रेजी भाषा के बड़े अक्षर से लिखा जाता है, क्योंकि वंशागत नाम सदैव संज्ञा होता है। जातिगत नाम हमेशा अंग्रेजी के छोटे अक्षर से शुरू होता है, क्योंकि जातिगत नाम अधिकतर विशेषण होता है और कभी भी बड़े अक्षर से नहीं लिखा जाता। ये नाम लैटिन या ग्रीक भाषा में होते हैं। सदैव ही जंतु के वंश एवं जाति के नाम अंग्रेजी भाषा के तिरछे लिखे जाते हैं, जैसे कैनिस फेमिलियेसिस कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। त्रिनाम पद्धति। उपजातियों के नाम रखने के लिए इस व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। कुछ जातियों की विभिन्न आबादियों में
विभिन्न वातावरण में रहने या अन्य कारणों से कुछ महत्वपूर्ण असमानताएं हो जाती है तो उन्हें उपजातीय नाम मान लेते हैं। अतः उपजाति वर्गीकरण में जाति से नीचे की कोटि होती है। प्रत्येक उपजाति के लिए एक नया नाम निर्धारित करके उसे उस जाति के नाम के बाद जोड़ दिया जाता है। जिस जाति की यह उपजाति होती है, उपजाति नाम भी लैटिन या लैटिन स्वरूप ही होते हैं। उदाहरण के लिए घरेलू कौवा, जिसका वैज्ञानिक नाम कार्वस स्पेंडेंस है, यह भारत, श्रीलंका, बर्मा और पाकिस्तान में पाया जाता है, परंतु पाकिस्तान सहित भारत, श्रीलंका और बर्मा के कौवे कुछ आकारिकी लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसी कारणवश उन्हें उपजाति में पृथक कर दिया जाता है। भारतीय एवं पाकिस्तानी कौवे का कार्वस स्प्लेंडेंस, बर्मा के कौवे का कार्वस स्प्लेंडेंस आइसोलेंस, श्रीलंका के कौवे का कार्वस स्प्लेंडेंस प्रोटिगेट्स का नाम रखा गया है। इस प्रकार एक उपजाति के नाम में 3 नाम होते हैं: वंशागत नाम, जातिगत नाम और उपजातिगत नाम। इसे 3 नाम पद्धति कहते हैं। प्राणी नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता सन 1898 में अंतर्राष्ट्रीय जंतु विज्ञान कांग्रेस के तत्वाधान में जंतु जातियों के नामकरण हेतु लिनियस की द्विनाम पद्धति ही वैज्ञानिक नाम हो और कोई एक नियमों को मान्यता दी गई ताकि प्रत्येक जाति का संपूर्ण संसार में एक ही वैज्ञानिक नाम हो और कोई एक नाम कई जातियों के लिए न निर्धारित कर लिया जाए। 1901 में नाम पद्धति का अंतर्राष्ट्रीय कोड सिद्धांत रूप से स्वीकृत किया गया, जो कि 1904 में रेगलिस इंटरनेशनल्स डी ला नॉमेनक्लेचर जूलॉजिक के नाम से प्रकाशित हुआ। इस कोड में 1958 में संशोधन किए गए और इसका अत्यंत आधुनिक संस्करण 1964 में सभी नए संशोधनों के साथ प्रकाशित हुआ। इस कोड में एक भूमिका, 86 धाराएं, 5 परिशेषिकाएं, एक शब्दावली और एक निर्देशक सम्मिलित है। इस कोड के मुख्य नियम निम्नलिखित हैं। पहला नियम है, ध्यान से देखें, किसी भी प्राणी या पादप का वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा से व्युत्पन्न होना चाहिए। दूसरा नियम है, जाति के नाम के लिए द्विनाम पद्धति की व्यवस्था और उपजाति के नाम के लिए 3 नाम पद्धति की व्यवस्था होनी आवश्यक है। तीसरा नियम है, वंशागत का नाम केवल एक शब्द का होना चाहिए। इसका प्रथम अक्षर बड़े अक्षर से प्रारंभ होना चाहिए। जाति के नाम का पहला अक्षर छोटा अक्षर से होना चाहिए। चौथा है, जाति का नाम सदैव इसकी विशेषता को प्रदर्शित करता है। पांचवा है, जंतु जगत के अंतर्गत 2 वंश एक ही नाम के नहीं होने चाहिए और एक वंश के अंदर 2 जातियों के नाम समान नहीं होने चाहिए। छठवा, उपजाति का नाम सदैव जाति के नाम के बाद में आता है। सातवां, प्राणी और पादप के वंश का नाम एक हो भी सकता है, परंतु ऐसा कम से कम होना चाहिए। आठवां, 1785 ईस्वी के पूर्व के नामों की मान्यता प्राप्त नहीं है। 1785 ईस्वी के नामों को उसी दिशा में स्वीकार किया जा सकता है जबकि ये अंतर्राष्ट्रीय संहिता का पालन करते हो। 9वां है इसका, ध्यान से देखिए इसको भी, उस लेख का नाम जो वर्णन करते समय जाति के नाम को सर्वप्रथम प्रकाशित करता है। जाति के
पश्चात लिखा जाना चाहिए। 10वां नाम है प्रथम प्रकाशित वंशगत अथवा जातिगत नाम को प्रमाणित माना जाता है। बाद में दिए गए अन्य सभी निरस्कृत अथवा पर्यायवाची होते हैं। 11वां है एक कुल के सभी वंशों में से किसी एक नाम में इंडिक शब्द जोड़कर कुल का नाम बनाया जाता है और उसी वंशी नाम में इने शब्द जोड़कर उपकुल का नाम बनाया जाता है। कृत्रिम एवं प्राकृतिक वर्गीकरण। प्रारंभिक वर्गीकरण की रूपरेखा को लिनियस ने भी प्रस्तुत की थी। जंतुओं के बाहरी लक्षणों में समानताओं के ऊपर आधारित थी। इस प्रकार के लक्षण जंतु जाति के मौलिक संबंधों को स्पष्ट नहीं करते, अतः वर्गीकरण की इस प्रकार की रूपरेखा कृत्रिम थी। वैज्ञानिक ने अनुसार वर्तमान जंतु जातियों की उत्पत्ति सहज पूर्वजों से विभिन्न दिशाओं में जैव विकास के फलस्वरूप हुई है, जिसके कारण जातियों में कम या अधिक विकासीय संबंध होते हैं, जिनके अनुसार इन्हें छोटे बड़े समूहों में बांटा जा सकता है। कृत्रिम वर्गीकरण विपरीत प्राकृतिक वर्गीकरण मूलतः जंतु जगत की प्रकृति अनुरूप सुव्यवस्था एवं क्रम पर आधारित है, अतः हमें इसे केवल लक्षणों को जानना चाहिए जिनसे कि इनके आनुवंशिक एवं रुधिर संबंधों का पता चले। शरीर की समिति, इसका विखंडन, उपांगों, कंकाल, लिंग परिवर्धन, आवास एवं स्वभाव आदि की किस्में ऐसे ही लक्षण होते हैं। प्राकृतिक या जातिगत वर्गीकरण प्रणाली इन्हीं पर आधारित हो सकती है। जंतुओं का वंश वृक्ष। उपयुक्त वर्णन के अनुसार जंतुओं की प्राकृतिक वर्गीकरण की तुलना हम एक घने वृक्ष से कर सकते हैं, या इसको हम एक घने वृक्ष के समान मान सकते हैं, जिसकी पत्तियां जातियों के छोटी महीनतम टहनियाँ, वंशों के बड़ी टहनियाँ, कुटुंबों के छोटी शाखाएं, गणों के बड़ी शाखाएं, वर्गों के प्रमुख मोटी शाखाएं, समुदायों या संघों के तना जंतु जगत के समान होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर भी करें।